हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आइए आपका अपना चैनल ज्ञानोदय में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये साइंस टेक या फिर आप कह सकते हैं पर्यावरण से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है पराली से संबंधित है। आजकल पराली जलाना एक बहुत ही प्रदूषित माना जा रहा है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे कि पराली जलाने का मुद्दा क्यों सुर्खियों में बना हुआ है, इसके क्या कारण है कि किसान पराली जलाना पसंद करते हैं, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, पराली जलाने के लिए क्या क्या नीतियां सरकार के द्वारा बनाई गई है, इसके लिए क्या चुनौतियां आ सकती है और आगे इसके लिए क्या संभावनाएं व्याप्त है। इन्हीं सब मुद्दों को एक एक करके हम देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि सुर्खियों में रहने का क्या कारण है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि पराली जलाने को दिल्ली में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण माना जाता है। पराली जलाने धान, गेहूं जैसी फसलों की कटाई के बाद बचे हुए अवशेषों को जलाने को ही पराली जलाना कहते हैं। आमतौर पर कंबाइंड हार्वेस्टिंग प्रणाली के तहत फसल की कटाई करने वाले क्षेत्रों में फसल कटाई के बाद बचे फसल के अवशेष को ही पराली कहा जाता है, को जलाया जाता है। अब बात है कि आखिर ऐसा क्या वजह है कि किसान पराली को जलाते हैं। समय की कमी। कई कृषि क्षेत्रों में एक फसल की कटाई और अगली फसल की बुवाई के बीच का समय बहुत कम होता है। इस स्थिति में खेतों को साफ करने के लिए पराली जलाना एक त्वरित और प्रभावी तरीका माना जाता है। उदाहरण के लिए पंजाब और हरियाणा में फसल चक्र के बीच केवल 2 से 3 सप्ताह का समय होता है। दूसरा है कि मशीनों से कटाई में वृद्धि। मशीनीकृत हार्वेस्टर द्वारा फसल कटवाने से खेत में लगभग 10 से 30 सेंटीमीटर लंबे फसल के अवशेष, जिसे कि पराली कहते हैं, रह जाता है। इनकी लंबाई फसल के प्रकार पर भी निर्भर करती है। पहले जब हाथ से कटाई की जाती थी तब फसल अवशेष की ये समस्या देखने को नहीं मिलती थी। श्रमिकों की कमी। खेतों में से पराली को साफ करने के लिए श्रमिकों का उपयोग करना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। यह स्थिति विशेष रूप से पंजाब और हरियाणा में देखने को मिलती है, जहाँ खेतों का आकार बड़ा और अधिकांशतः हार्वेस्टर मशीनों की सहायता से फसल की कटाई की जाती है। अगला है कि फसल अवशेषों के लिए बाजार का अभाव। फसल अवशेषों का वाणिज्यिक और आर्थिक मूल्य बहुत कम होता है और इसके प्रसंस्करण की लागत भी अधिक होती है, इसीलिए किसान इसे अधिक लाभप्रद नहीं समझते। नेक्स्ट है कि पुरानी और पारंपरिक पद्धतियाँ। खेती करने वाले कुछ समुदायों में पराली जलाने की परंपरा लंबे समय से चली आ रही है और इसीलिए इसे पीढ़ियों से चली आ रही पारंपरिक पद्धति माना जाता है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि किसान पराली जलाना क्यों पसंद करते हैं। इसके पीछे मुख्य कारण इस प्रकार रहा: समय की कमी, मशीनों से कटाई में वृद्धि, श्रमिकों की कमी, फसल अवशेषों के लिए बाजार का अभाव, पुरानी और पारंपरिक पद्धतियाँ। एक सरकारी आंकड़े के अनुसार पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में लगातार गिरावट आ रही है। जैसे कि 2020 में 83,002 और अभी 2023 में 36,663 में गिरावट आई है। अगर हम बात करते हैं कि इससे उत्सर्जन जो होता है, एक टन पराली जलाने से कितना उत्सर्जन होता है, तो 3 किलोग्राम पार्टिकुलेट मैटर या कानिकी पदार्थ होता है, 60 किलोग्राम से कार्बन मोनोऑक्साइड और 1460 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 199 किलोग्राम राख और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड, इतना चीज़ 1 टन पराली जलाने से उत्सर्जित होता है। कीट और रोग प्रबंधन। किसानों को यह भी मानना है कि पराली जलाने से फसल के अवशेषों में मौजूद कीट, रोग और खरपतवार के बीज भी नष्ट हो जाते हैं। संसाधनों की अपर्याप्त उपलब्धता। फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए किसी मशीन या यंत्र जैसे संसाधनों की कम उपलब्धता कहीं न कहीं पराली जलाने को बढ़ावा देती है। ये था इसके पीछे के मुख्य कारण, और इसके 1 टन पराली जलाने से क्या क्या चीज़ उत्सर्जित होता है ये हमने बताया। और फिर हमने बताने का प्रयास किया कि 2020 से लेकर 2023 में लगातार सरकार के हस्तक्षेप के कारण इसमें गिरावटें देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं कि पराली जलाने से आखिर प्रभाव क्या पड़ता है। तो सबसे पहला तो प्रदूषण। पराली जलाने से वायुमंडल में विषाक्त प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं। इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्सिनोजेनिक, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोजन और वाष्पशील कार्बन यौगिक जैसी हानिकारक गैसें शामिल होती है। ये प्रदूषक आसपास में क्षेत्रों में फैल जाते हैं और इसके चलते घने स्मॉग का निर्माण होता है। इससे वायु की गुणवत्ता प्रभावित होती है और लोगों के स्वास्थ्य पर इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
दूसरा है कि मृदा की उर्वरता। खेत में पराली जलाने से मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, साथ ही इसमें मृदा में मौजूद पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। धान की पराली जलाने से खेत की मृदा का तापमान बढ़ जाता है। इसके चलते मृदा की उर्वरता के लिए आवश्यक सजीव जैसे कवक और बैक्टीरिया मर जाते हैं। मृदा के तापमान में वृद्धि। पराली जलाने से उत्पन्न अत्यधिक ताप के चलते खेत की मृदा का तापमान अचानक बढ़ जाता है। इससे मृदा में नमी की मात्रा कम होती है, जिससे मृदा अपरदन में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि जैव विविधता पर प्रभाव। आग के कारण कीड़े, पक्षियों और छोटे स्तनधारियों जैसे अनेक वन्यजीव प्रजातियों का पर्याप्त नष्ट हो जाता है, जो आश्रय या भोजन के लिए फसल अवशेषों पर निर्भर रहते हैं। ये हमने देखा कि सुर्खियों में क्यों है और इसके पीछे कारण क्या है, प्रभाव क्या है। हम देखते हैं कि सरकार ने इसके लिए क्या क्या नीतियाँ बना रखी है। तो राष्ट्रीय फसल अवशेष प्रबंधन नीति 2014, यह नीति फसल अवशेषों के विविध उपयोग, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण सहित तकनीकी उपायों को अपनाने तथा उपयुक्त विधान बनाने के लिए शुरू की गई थी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2005 में निम्नलिखित निर्देश दिए गए। इसके तहत जैसे फसल अवशेष को एकत्र करने, उनका परिवहन और उपयोग करने के लिए व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। फसल अवशेष जलाने के लिए बार बार दोषी पाए जाने वालों के लिए उचित दंडात्मक और कठोर कार्रवाई की जा सकती है। प्रत्येक राज्य द्वारा किसानों को खेतों से पराली हटाने, एकत्र करने और भंडारण करने के लिए मशीनें, यंत्र एवं लागत प्रदान करनी चाहिए। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या NCR और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, इस आयोग ने पराली जलाने की प्रभावी रोकथाम और नियंत्रण के लिए कार्रवाई योजना तैयार की है। इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, इसमें कस्टम हायरिंग केंद्रों की स्थापना, अधिक उपज और कम अवधि में तैयार होने वाली धान की किस्मों के उपयोग, कटाई के लिए बेहतर समय तय करके जैव अपघटकों के व्यापक उपयोग आदि की सहायता से फसल अवशेषों को उसी स्थान पर प्रबंधन किया जाता है। एक सीटू फसल अवशेष प्रबंधन, इसमें धान की पराली के वैकल्पिक उपयोग पर बल दिया गया है। उदाहरण के लिए बायोमास विद्युत परियोजनाओं में उपयोग, तापीय विद्युत संयंत्रों को फायरिंग, 2G एथेनॉल संयंत्रों के लिए फीड स्टॉक के रूप में संपीड़ित बायोगैस संयंत्रों में फीड स्टॉक के रूप में औद्योगिक बॉयलरों से ईंधन के रूप में अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र में और पैकेजिंग सामग्री के रूप में उपयोग करना आदि शामिल है। कृषि विविधता कार्यक्रम, यह कृषि विकास योजना की एक उप योजना है। इसे 2013-14 से हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जल गहन धान की खेती की बजाय दलहन, तिलहन जैसे वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। केंद्र सरकार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन सीटू फसल अवशेष प्रबंधन के लिए कृषिगत मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए योजना लागू कर रही है। तो ये थी सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ। अब हम देखते हैं इसके मार्ग में आने वाली चुनौतियाँ क्या चीज़ है। पराली जलाने के संबंध में पारंपरिक मान्यताएं गहरी जड़ें जमा चुकी है, इन्हें बदलना कठिन है। कुछ मामलों में किसानों को पराली जलाने के पर्यावरणीय और स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक नतीजों के बारे में मालूम ही नहीं होता है। किसानों के पास पराली जलाने के अलावा पराली का समाधान करने के लिए किसी अन्य किफ़ायती विकल्प का अभाव होता है। पराली को जलाने से रोकने के लिए बनाए गए विनियमन और उनके प्रभावी रूप से लागू करने में राज्यों को आवश्यक संसाधन आवंटित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे कि इसमें आगे क्या क्या सुधार हो सकता है, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। तो बात करते हैं कि करके बीज की नई और उन्नत किस्में। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने धान की पूसा 2090 नामक अधिक उपज देने वाली और कम अवधि में तैयार होने वाली किस्म विकसित की है। पूसा 2090 किस्म केवल 120 से 125 दिनों में पककर तैयार हो जाती है, जबकि वर्तमान में पूसा 44 किस्म को पकाने में 155 से 160 दिन का समय लगता है। धान की इस नई किस्म के चलते किसानों को अगली फसल की बुवाई हेतु अपने खेतों को तैयार करने के लिए लगभग 30 दिनों का समय मिल जाएगा। नवीन कृषि प्रौद्योगिकियाँ, इसमें हैप्पी सीडर, रोटावेटर, बेलर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर जैसी कृषि मशीनों का उपयोग किया जाता है। चूँकि इन मशीनों की लागत अधिक होती है, इसलिए सरकार इन मशीनरी को किसानों के लिए किफ़ायती बनाने हेतु पर्याप्त सब्सिडी प्रदान कर सकती है। बायोगैस संयंत्र की सहायता से पराली जलाने को रोकना, ये संयंत्र सरकार द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा मिशन के तहत स्थापित किए जाते हैं। ये संयंत्र बायोमेथेनेशन तकनीक की सहायता से धान के भूसे या पराली जैसे फसल अवशिष्टों का उपयोग करके बायोगैस का निर्माण करते हैं।
पूसा बायोडिकम्पोजर, इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यह अपघटन प्रक्रिया के तीव्र करके 15 से 20 दिनों में फसल अवशेषों को खाद में बदल देता है। हितधारकों को शिक्षित और सशक्त बनाना। कृषक समुदाय को शिक्षित और सशक्त बनाना पराली जलाने की घटनाओं को रोकने में अहम कदम साबित हो सकती है। फसल अवशेष प्रबंधन के संधारणीय विकल्पों को बढ़ावा देना। ब्लीचिंग, इस विधि में फसल के अवशेषों से मृदा को ढक दिया जाता है, जो कि एक सुरक्षात्मक परत की तरह कार्य करती है। जुताई रहित खेती या जीरो टिल फार्मिंग, इसके तहत मृदा की संरचना में कम छेड़छाड़ करते हुए फसल अवशेषों के साथ ही प्रत्यक्ष रोपाई या बुवाई की जाती है। फसल अवशेष का उपयोग किसान फसल अवशेषों को जलाने के बजाय जुताई जैसे अन्य तकनीकों की सहायता से फसल के अवशेषों को मृदा में ही मिला सकते हैं। इससे मृदा में जैविक या कार्बनिक पदार्थों और पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, पराली से संबंधित कि पराली जलाना सुर्खियों में क्यों बना हुआ है, इसके पीछे कारण क्या है, प्रभाव क्या है, सरकार द्वारा बनाई गई नीतियाँ क्या है, और नीतियों को पालन करने के लिए बीच में उनके मार्ग में आने वाली कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं और आगे क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। कहा जा सकता है कि ओवरऑल पराली से संबंधित कहीं भी कुछ भी आ जाए तो आपके पास एक पर्याप्त कंटेंट है, आप इसे कहीं भी कट पेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।